Hello, I'm Ankita and I'm an IELTS and visa expert. I can help you achieve your dreams through language proficiency and successful visa, that too in the shortest time possible. I will just brief you about my own journey. जब मैंने अपनी मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहा तो मुझे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कहा दैट यू नीड एटलीस्ट 3 or 4 months ऑफ प्रेपरेशन टू गिव योर IELTS एग्जाम, बट आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम. So I did my practice by my own self and I scored 8.5 bands. So that was possible for me and it is also possible for you. That is why I am coming up with a course which can help you achieve your desired score in just 7 days of preparation, and I have also jotted down all my tips and tricks in this book, which is IELTS in 7 days and is available on Amazon. You can also order this book from Amazon by writing IELTS in 7 days by Ankita Chaudhary Mehta on Amazon, and this will definitely help you achieve your desired score in just 7 days of time. Thank you. Let's start with lecture 2, which is writing task 1. I would again repeat that writing task 1 is different for academic training and general training. तो अभी हम जनरल ट्रेनिंग से शुरू करते हैं, और जो स्टूडेंट्स एकेडमिक ट्रेनिंग के हैं दे कैन डायरेक्टली स्किप टू द एकेडमिक ट्रेनिंग पार्ट. सो जनरल ट्रेनिंग में राइटिंग टास्क 1 तीन उसमें लेटर देते हैं आपको लिखने के लिए. लेटर कैन बी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. राइटिंग टास्क 1 की जो वेटेज रहती है वो 3 बैंड्स की रहती है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग टास्क 1 में आपको एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं. एटलीस्ट 150 मतलब 150 तो मिनिमम है, एंड यू कैन राइट अप टिल 200 वर्ड्स एंड यू गेट 20 minutes टू डू द सेम. So you need to be super quick just because you just have 20 minutes to attempt this task. और जिसमें मार्किंग क्राइटेरिया रहता है दैट इज ऑफ टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर. से दिस इज सेम फॉर टास्क 1 एज वेल एज टास्क 2. सो मेक श्योर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू आंसर टू इट वेरी ब्रीफली एंड टू द पॉइंट. और आप कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते. उसमें जो भी पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको हर एक का आंसर देना ही पड़ेगा. देन कोहेरेंस एंड कोहेजन, कि आपका जो भी आंसर है दैट शुड बी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. देन योर वोकैबुलरी, कि आपके जो भी आप वर्ड्स यूज करोगे दैट हैज टू बी वेरी of high level and you have to use complex sentences as, and then grammar which is कि ग्रामेटिकली सही होते हैं. तो यू शुड नोटिस दैट इसमें आपके आइडियाज़, ओपिनियंस, इन सब पे मार्किंग नहीं हो रही. तो जो आप जनरल ट्रेनिंग में जो लेटर आता है वो 3 किसी भी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है, और तीनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. तीनों के तीनों जो भी टाइप्स हैं लेटर्स के. अगर फॉर्मल में कोई लेटर है दैट मीन्स दैट यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, मे बी अ जॉब एप्लीकेशन, और यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर बॉस, योर मैनेजर और समवन हु इज एल्डर टू यू. जो भी आप लेटर लिख रहे हो किसी भी अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो, दैट फॉल्स इनटू द फॉर्मल कैटेगरी. सेमी फॉर्मल मतलब आप किसी अपने से बड़े को लिख रहे हो, समवन हु इज एल्डर टू यू, आप उसमें सेमी फॉर्मल कहोगे. It does not include your boss or your any kind of organization. जिसमें बस ये कि आप बड़े लिख रहे हो, मे बी योर अंकल, आंटी, और मे बी योर relative who is elder to you, or maybe your colleague who is elder to you, that falls under semi-formal. And informal, when you are writing to your friend or someone of your own age or someone who is younger to you, that will fall into informal category. तो अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरल ट्रेनिंग में, वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट क्या होता है कि आपसे एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि यू जस्ट विजिटेड अ रेस्टोरेंट एंड यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द रिस्पॉन्स एंड द सर्विसेज दैट वर प्रोवाइडेड टू यू. तो अब देखो, अब किसी रेस्टोरेंट को लिखना है या मैनेजर को लिखना है, ये वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपको ये लिखना है लेटर, तो दैट विल फॉल इनटू द फॉर्मल कैटेगरी. तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, और फिर उसके आगे नीचे 3-4 बुलेट पॉइंट्स होते हैं. जनरली 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं. लिखा होगा कि यू शुड इंक्लूड दिस 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 दिस. कि उसमें जैसे मे बी फर्स्ट बुलेट पॉइंट पे लिखा होगा कि यू शुड टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि आपने क्या क्या ऑर्डर किया था वहाँ पे. सेकंड बुलेट पॉइंट जो होगा क्वेश्चन का ही सब क्वेश्चन, उसमें होगा कि व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, कि अब जब आपको सर्विसेज नहीं पसंद आई तो आपको क्या रिटर्न में चाहिए. और थर्ड सब क्वेश्चन में लिखा होगा कि the advices that you would like to give to the manager to improve the to improve his or her restaurant.
सो सेम वे ये 3 सब क्वेश्चंस आपको दिए गए और एक मेन क्वेश्चन दिया जाता है। अब जब आपको आंसर लिखना होगा ना इस लेटर का, तो आप आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आपका सैल्यूटेशन आएगा, ठीक है। सबसे पहले जब आप आंसर शुरू कर रहे हो, दैट इज द सैल्यूटेशन। हर पैराग्राफ में आप एक एक लाइन छोड़ोगे। जैसे आपने एक सैल्यूटेशन लिखा, फिर आप उसके बाद एक लिखोगे ओपनिंग लाइन विद द जो मेन क्वेश्चन का आंसर है, आंसर टू द मेन क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको मिक्स करके आप एक पैराग्राफ बनाओगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन, एंड देन आपको एक लाइन छोड़नी है, एंड देन आप लिखोगे ओपनिंग लाइन, जो अभी मैं आपको आई एक्सप्लेन व्हाट यू हैव टू राइट, एंड देन प्लस द आंसर टू द मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के आंसर टू द फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। देन सेकंड एक लाइन छोड़ के आंसर टू सेकंड, तो बहुत बेसिक सा है। अब आई विल टेल यू कि अगर फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल में आपको कैसे लिखना है। जैसे अब हमें सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखना है, तो व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मल लेटर आप लिखोगे डियर सर और मैडम, जो भी आपको अगर किसी जिसको भी लिखना है तो डियर सर लिखोगे या फिर डियर मैडम एज पर द फॉर्मल लेटर। अगर आपको सेमी फॉर्मल है तो आप सिर्फ सर या मैम या फिर डियर मिस मेहता या डियर मिस्टर चौधरी और डियर मिसेस कुमार, जो भी आपको लिखना है ऐसे यू कैन राइट इट, फाइन। उसके बाद आपको और अगर इनफॉर्मल है तो यू विल राइट माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर या माय डियर फ्रेंड, जिसको भी आप आंसर लिख रहे हो अकॉर्डिंगली एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन। ये वाली जो लाइन है फॉर द एज पर टाइप ऑफ द लेटर यू गेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के जैसे मैंने बताया, देन यू विल राइट ओपनिंग लाइन एंड देन आंसर टू द मेन क्वेश्चन। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है तो यू विल राइट कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय एक्सपीरियंस इन योर प्रिविलेज्ड रेस्टोरेंट एंड आई वाज अनहैप्पी with the service I received on this particular day, या मे बी जो भी 2 महीने पहले गए थे या हफ्ते पहले गए थे, जो भी आपको आपने यहाँ पे अपना लिख दिया अपना यहाँ पे ओपनिंग लाइन प्लस आंसर टू द मेन क्वेश्चन। आपको अगर यहाँ पे सेमी फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है तो राइट आई एम राइटिंग अ लेटर इन रिस्पॉन्स ऑफ योर प्रीवियस लेटर, या आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, या आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू एज पर द क्वेश्चन। आप यहाँ पे अपना ओपनिंग लाइन लिख सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप अपना सब क्वेश्चन को आंसर करो, फिर सेकंड सब क्वेश्चन को आंसर करो, फिर थर्ड सब क्वेश्चन को आंसर करो, और फिर जब आप क्लोजिंग लिखोगे तो ये आपकी एक क्लोजिंग है एज पर द टाइप ऑफ लेटर यू गेट। अगर आपका फॉर्मल लेटर है तो आप यू विल राइट थैंक यू, योर सिंसियरली एंड देन योर नेम। अगर आपका सेमी फॉर्मल है तो यू राइट योर्स लविंगली और योर्स सिंसियरली ऑल्सो, योर्स रिस्पेक्टफुली, एनीथिंग यू कैन राइट एंड देन योर नेम। एंड अगर इनफॉर्मल है तो यू कैन राइट बेस्ट विशेज, योर नेम, और अफेक्शनेटली योर नेम, और थैंकिंग यू, जो भी आपको लिखना है यू कैन राइट। एक और चीज़, अगर आप यू कैन ऑल्सो राइट, अगर कोई आप जैसे अभी यहाँ पे हम कंप्लेंट की बात कर रहे थे, तो यू कैन ऑल्सो राइट कि आई होप दैट यू विल रिजॉल्व दिस सॉल्यूशन, और आई होप यू विल find an answer to my problem, and then you can say yours sincerely, your name. Or if you're writing to your friend you can say कि I hope to see you soon, or या फिर get in touch soon, or anything as per the question you can write a closing line and then just your regards, that's all. तो ये more or less this is the kind of general training का जो format जो आपको follow करना है, this is the basic format. First of all salutation जो मैंने आपको भी बताया, then your body which answer to your sub questions, and then the closing line. That जो आपका general training में जो letter में include रहेगा. I will now attach some answers of some question and answers for the formal, semi-formal and informal letters for 3 of them, and then you can have a look at it, and it will help you just clear all your doubts related to the letters, and you'll get an idea how to write the letter as per the type you get. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेटर्स की बात कर रहे थे, जैसे फॉर्मल लेटर में एज वी डिस्कस्ड लिखा हुआ यू हैड अ लंच एट अ रेस्टोरेंट बट इट वाज सच अ टेरिबल एक्सपीरियंस दैट यू हैव डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द मैनेजर थ्रू अ लेटर एंड डिमांड योर मनी बैक.
So now we have to write the letter to the manager, which means that it is a formal letter. और इसमें जब सब क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के उसमें लिखा हुआ है कि you need to be concise but explain what happened, ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है. सेकंड सब क्वेश्चन है कि no one responds to insults. Then third question है what do you want to happen, और next है you want to be taken seriously. तो ये तीन सब क्वेश्चंस हैं that we have to answer in the answer that we write. तो हम सबसे पहले we'll write to the manager which is the salutation. फिर हमारा जो फर्स्ट लाइन रहेगी that will be the main question, the answer to the main question, and the opening line, that is I would like to express my regret at having dined at your establishment last night. Please allow me to explain. फिर हमने एक लाइन छोड़ी और फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि हम क्या क्या मतलब हमने क्या क्या फेस किया है. एक लाइन छोड़ के हम अगले पैराग्राफ पे आए हैं that the table was booked 2 months in advance since it was to cater a major professional event, and yet we were informed by the method upon arrival that there were no tables sufficiently large and we would have to dine separately. I did stress this point to your staff as it was imperative that my party remain in each other's company, but we were told that it was simply impossible to seat us all together. तो हमने ये सब क्वेश्चन का आंसर किया. Then we leave a line and we will say that in addition to this, several menu items were unavailable on the night, including every vegetarian option, meaning that 3 members of my party were left to eat only bread throughout the meal. As a result of these incidents, I had intended not to pay, but your staff informed us that they would call the police if we refused, and so to avoid further embarrassment, I complied. फिर ये हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दिया. अब हम एक लाइन छोड़ के लास्ट सब क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि दिस एक्सपीरियंस वाज entirely unacceptable and I would like to request a full refund of the amount paid. I would also suggest that your staff not promise customers degrees of service that they are unable to provide in order to avoid disappointing experience such as these. फिर एक लाइन छोड़ के हम अपना जो हमने एंडिंग देंगे that is regards and then our name. Now let's start with academic training task 1. इसमें क्या होता है आपको कोई भी काइंड ऑफ डाटा दे सकते हैं. इट कैन बी पाई चार्ट, इट कैन बी ग्राफ, इट कैन बी बार चार्ट, इट कैन बी एनी इमेज, डायग्राम्स, मैप्स, एनीथिंग. दे कैन गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ डाटा. उस डाटा के ऊपर आप अपनी इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है और आप ये देखेंगे कि आई जस्ट अटैच अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आप ये देखना कि उसमें लिखा होगा कि समराइज द इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन में खुद में लिखा हुआ है कि यू हैव टू समराइज द क्वेश्चन. आपको डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से डाटा का इंटरप्रिटेशन लिखना है. अगर आप डिटेल में लिखोगे उस डाटा को तो यू विल नॉट स्कोर अ डिजायरेबल बैंड स्कोर. तो जस्ट मेक श्योर कि आप समरी लिखो. इसमें भी एटलीस्ट 150 वर्ड्स आपको लिखना होता है. यू गेट 20 मिनट्स टू write the entire answer and at least 150 words मतलब at least 150 तो लिखना ही लिखना है. 150 से कम नहीं लिख सकते and you can go up to 200 words. तो इसमें भी मार्किंग क्राइटेरिया इज सेम एज टास्क 2 which is task achievement कि जो भी क्वेश्चन में लिखा गया है you have to write it properly, coherence and cohesion. कि आप ऑब्वियसली एक लंप में नहीं लिख सकते अपना पूरा आंसर, तो यू डू पैराफ्रेजिंग. इसमें जो पैराग्राफ्स बनते हैं दैट इज फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, देन इज योर देन एक बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन योर समरी. इस यहाँ पर जो समरी है दैट इज ऑप्शनल जस्ट बिकॉज अगर आपका इन 4 पैराग्राफ्स में आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाती है देन आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं है. बट आपकी अगर इन 4 पैराग्राफ्स में आपकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं होती देन यू हैव टू राइट समरी एज वेल. सो इंट्रोडक्शन 3 लाइंस, इसमें 6 to 8 लाइंस और इसमें 1 to 2 लाइंस. अगर आप इतनी लाइंस लिखोगे तो विल बी इजीली एबल टू फुलफिल द वर्ड लिमिट. नाउ वील जस्ट सी कि हमें हर पैराग्राफ में लिखना क्या क्या है. हमें एक उन्होंने डाटा दे दिया, कोई भी डाटा वो दे सकते हैं. अब हमें उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन लिखनी है. तो सेम वे मैं आपको एक टेम्पलेट बता रही हूँ, यू कैन फॉलो इट, यू कैन फॉलो द टेम्पलेट. अगर आपको उससे कुछ बेटर समझ आता है यू कैन ऑब्वियसली फॉलो इट. आई एम जस्ट जो मैं आपको टेम्पलेट बता रही हूँ अगर आप उसे स्कोर अगर आप उसे लिखते हो तो ओवरऑल राइटिंग में यू कैन इजीली स्कोर अराउंड 8.5 बैंड्स. बट इट इज नॉट इन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही टेम्पलेट फॉलो करनी है और यही वर्ड्स यूज करनी है. तो इंट्रोडक्शन में कोई भी टॉपिक आए तो यू विल राइट द प्रोवाइडेड डैश जो भी आपको प्रोवाइडेड है. आपको पाई चार्ट प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे लिखोगे द प्रोवाइडेड पाई चार्ट.
अगर 3 पाई चार्ट प्रोवाइडेड, अगर 3 पाई चार्ट प्रोवाइडेड हैं तो आप लिखोगे द प्रोवाइडेड पाई चार्ट्स। अगर लिखोगे, अगर एक बार ग्राफ प्रोवाइडेड है तो राइट द प्रोवाइडेड बार ग्राफ। मैप्स प्रोवाइडेड हैं तो यू विल राइट द प्रोवाइडेड मैप्स। फिर आप लिखोगे विजुअलाइज या फिर illustrate for the data, you write। यहाँ पे आप अपना आंसर लिखोगे कि द प्रोवाइडेड, जो भी प्रोवाइड किया गया है वो क्या शो कर रहा है। और मेक श्योर अगर यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप उस क्वेश्चन के वर्ड्स ही कॉपी करते हो तो योर आंसर विल बी मार्क्ड 0, जस्ट बिकॉज आप क्वेश्चंस के वर्ड्स नहीं कॉपी कर सकते, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट योर वर्ड्स। जो भी आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, दीज शुड बी योर वर्ड्स एंड नॉट द क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू राइट इज, यू हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन हेयर। और मेक श्योर कि जो भी आप क्वेश्चन में वर्ड किए हो आप उसके सिनोनिम्स आप यहाँ पे यूज कर लो, और थोड़ा बहुत उसको रीफ्रेज करके आप अपना यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिख दो। जो भी सैम्पल आंसर आई विल अटैच, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा दैट हाउ टू राइट। फाइन। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे ओवरऑल। ओवरऑल हमें हम क्या लिखते हैं कि जो भी डाटा है उसमें जो भी सबसे एविडेंट, जो भी सबसे क्लियरली विजिबल उसमें जो सोर्स है हम वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, we'll write it is, कोई भी टॉपिक आए, कोई भी काइंड ऑफ डाटा है, we'll write it is clearly evident that dash। जो भी सबसे क्लियरली विजिबल पॉइंट है उस डाटा का आप उसको यहाँ पे लिख दोगे ओवरऑल में। दैट्स ऑल। ये भी आपका एक सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है जो आपका 2 से 3 लाइंस में आ जाएगा, जस्ट बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के वील राइट बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2। हम ऑब्वियसली ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए दिखा रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना, आपको हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़नी है। बॉडी पैराग्राफ भी जब लिखोगे तो एक लाइन छोड़ के फिर बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है। मैं आपको सिर्फ अभी सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। चलो मैं आपको नहीं बता रही। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 आप लिखोगे, यहाँ पे आप हाफ डाटा यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। जो भी डाटा आपको मिला है उसको आप हाफ में डिवाइड कर लोगे, तो और उस हाफ डाटा को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, अदर हाफ को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। जो भी आपको डाटा मिला है आप उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लोगे। ये आपकी मर्जी है आपको कैसे डिवाइड करना है, मे बी जैसे मर्जी आप कर सकते हो अपना डाटा डिवाइड, एंड देन हाफ को एक्सप्लेन यहाँ करोगे, अदर हाफ को यहाँ करोगे। देन कम्स द समरी। समरी में आपको क्या लिखना है कि कोई भी जनरल लाइन लिखनी है रिलेटेड टू द टॉपिक। जैसे सपोज करो अगर कोई डाटा दे रखा है स्कूल की अटेंडेंस के ऊपर, तो आप कुछ जनरल लाइन लिखोगे रिलेटेड की अटेंडेंस की 75% अटेंडेंस शुड बी मेड कंपल्सरी सो दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट मिस देयर क्लासेस, या स्टूडेंट्स शुड बी रेगुलर इन अटेंडिंग देयर क्लासेस टू स्कोर ग्रेट रिजल्ट्स बिकॉज स्कूल इज द टेम्पल। और कुछ भी जो भी आपको समझ आता है, कोई भी जनरल लाइन या कोई भी कैची सी लाइन एज पर द टॉपिक आपको समझ आती है, यू कैन राइट इट हेयर। मैं आपको अभी फटाफट से कंक्लूड कर देती हूँ इंट्रोडक्शन में। द प्रोवाइडेड जो भी डाटा है वो क्या शो कर रहा है लिखना है। फिर ओवरऑल में जो सबसे ज़्यादा क्लियरली एविडेंट है उस पूरे के पूरे डाटा में वो आपको लिखना है। फिर अपने डाटा को हाफ हाफ डिवाइड कर लेना है, एक हाफ को यहाँ एक्सप्लेन करना है, दूसरे हाफ को यहाँ एक्सप्लेन करना है, और समरी में कोई भी जनरल लाइन आपको लिख लेनी है। फाइन। अब हम एक डाटा से समझते हैं। आप एक डाटा देखिए जो भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिया गया है। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है जिसमें लिखा हुआ है कि द टेबल शोज द प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल्स अटेंडिंग 4 सेकेंडरी स्कूल टाइप्स बिटवीन 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. अब इसमें क्वेश्चन में ये देखते हैं, इन्होंने बोला हुआ है summarize the information, तो आपको समरी लिखनी है और लिखा हुआ है कि comparisons बनाना। तो you make sure that you write at least one comparison in the data in body paragraph 1 और body paragraph 2. फाइन। तो अब जैसे आप इसका आंसर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोवाइडेड टेबल, जैसे जो प्रोवाइडेड टेबल दिया गया है illustrates the percentage of school children attending 4 different types of secondary school between 2000 and 2009. तो नाउ यू हैव टू रिलेट कि इन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे कैसे डिफरेंट है। यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये देख लेना कि कैसे डिफरेंट उन्होंने किया हुआ है। एंड देन एक लाइन छोड़ के आपको ओवरऑल लिखा हुआ है। ओवरऑल में आपको क्या लिखना है कि इट इज क्लियरली एविडेंट that whereas the community schools experienced a marked increase in the proportion of those attending their institutions
Over the period, the other saw corresponding decline. Just because obviously आप इसमें ये देखेंगे कि जो कम्युनिटी स्कूल्स का डाटा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है, और बाकी की जो 3 स्कूल्स हैं उनका जो डाटा है वो कम होता जा रहा है. तो आपको इट विल बी वेरी क्लियरली, बिकॉज दिस इज द थिंग विच इज क्लियरली एविडेंट इन द डाटा कि कम्युनिटी स्कूल्स का जैसे परसेंटेज बढ़ती जा रही है और बाकी तीनों की कम हो रही है, तो वो हमने ओवरऑल में उसको लिख दी है. नाउ वील राइट द बॉडी पैराग्राफ 1. तो अब हमारे पास दो तरीके आंसर को इस जो हमारा डाटा है उसको डिवाइड करने के. या तो हम ऐसे करें, जो असेंडिंग ऑर्डर्स के डाटा है उनको एक पैराग्राफ में लिखें और जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स के डाटा है उनको दूसरे पैराग्राफ में लिखें, या फिर हम दो में डिवाइड करें कि 2 स्कूल्स का डाटा एक पैराग्राफ में लिखें, 2 स्कूल्स का डाटा एक पैराग्राफ में लिखें. या फिर एक तीसरा एक और तरीका है डाटा को डिवाइड करने का कि 2000 को 2000 जो ईयर है उसका डाटा एक में लिखें, 2005 और 2009 का एक में लिखें, या फिर 2000 और 2005 का डाटा एक पैराग्राफ में लिखें और 2009 का डाटा दूसरे पैराग्राफ में लिखें. बट नाउ हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं. कोई भी लिखने का तरीका गलत नहीं है. वी कैन राइट इन एनी फॉर्मेट वी वांट. हम किसी भी तरह से उस आंसर को हम अपना डिवाइड कर सकते हैं. तो सेम वे अब हम लिख रहे हैं अपना बॉडी पैराग्राफ 1 में. बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लिख रहे हैं, टू बिगिन द परसेंटेज ऑफ pupils in voluntary controlled schools fell from just over a half to only 1/5 from 2000 to 2009. जस्ट बिकॉज देखो आप देखोगे कि जो वॉलंटरी कंट्रोल्ड स्कूल्स में पहले जो परसेंटेज थी दैट वाज 52%. अब इन्होंने 52% को क्या लिखा हुआ है आंसर में कि जस्ट ओवर अ हाफ. जस्ट बिकॉज अगर 50% होता तो हम उसको लिखते एग्जैक्टली अ हाफ. अगर 52% है तो जस्ट ओवर अ हाफ. 48% होता तो हम लिखते जस्ट अंडर अ हाफ. और 52% है तो उन्होंने लिखा है कि जस्ट ओवर अ हाफ टू 20% विच इज 1/5. तो 20% को उन्होंने लिख दिया 1/5, क्योंकि हम जब हमें फॉर्मली लिखते हैं ना तो हम ट्राई करते हैं कि हम नंबर्स अवॉइड करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए. अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम नंबर्स अवॉइड नहीं कर पाते, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम नंबर्स लिखते हैं. बट जहाँ पे हम नंबर्स लिखना अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे नंबर्स अवॉइड करते हैं और उसको एज अ उसमें लिख लेते हैं वर्ड्स में. जैसे 52% को जस्ट ओवर हाफ और 20% को 1/5 हमने लिखा. फिर उसके continues the body paragraph 1 जिसमें लिखा है similarly the relative number of children in grammar schools was just under 1/4 and it dropped by half in the same period. तो जैसे सेम वे ग्रामर स्कूल्स में आप देखोगे 24% था 2000 में, तो उन्होंने इसको क्या लिखा जस्ट अंडर अ क्वार्टर. जस्ट बिकॉज 25% इज अ क्वार्टर एंड 24% को हम क्या लिखेंगे जस्ट अंडर अ क्वार्टर. और फिर इट ड्रॉप्ड बाय हाफ जस्ट बिकॉज 24 का डायरेक्ट 12% हो गया तो इट जस्ट गॉट ड्रॉप बाय हाफ. कि 24 का 12 हो गया तो इट गॉट ड्रॉप बाय हाफ, तो इसमें उनको ड्रॉप बाय हाफ लिख दिया. मेक श्योर कि आप इसको नोटिस करो कि वो डिटेल्स में नहीं जा रहे. नहीं तो ग्रामर स्कूल अगर कोई बच्चा लिखता तो लिखता ग्रामर स्कूल में 24% था, फिर 19% हुआ, फिर 12% हुआ, जो कि हमें नहीं करना है. हमें इसको सिर्फ समराइज करना है. तो उसके बाद लिखा है एज फॉर द स्पेशल schools the relatively small percentage of pupils attending this type of school also fell although not significantly. just because specialist schools में also you'll observe कि उसके वो 12% से 10% गया, जो कि significant drop नहीं था. ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि वो भी गिरा बट significant नहीं था वो जो drop था. तो it makes sense कि वो भी गिर गया. हमने क्या किया इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स वाले थे हमने उनको एक बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख दिया. अब हम जो असेंडिंग ऑर्डर वाला जो कम्युनिटी स्कूल है उसको हम बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखेंगे. तो बॉडी पैराग्राफ 2 में वील राइट दैट however while the other 3 types of schools declined in importance, the opposite was true in the case of community schools. So in fact whereas only a small minority whereas only a minority of 12% were educated in these schools in 2000, this figure increased to well over a half of all pupils during the following 9 years. कि जो कि 12% था कम्युनिटी स्कूल 2000 में, वो 58% हो गया इन 2009. तो हमने उस पूरे पैराग्राफ को बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने कम्युनिटी स्कूल के बारे में बता दिया. तो दैट्स हाउ वी हैव फ्रेज्ड द आंसर. अब आप इसी आंसर को आप रेप्लिकेट करके अपने बाकी आंसर देख सकते हो. यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग. प्लस बाकी आंसर्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन check band 9 sample answers online and you will get an idea.